जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। एक बीमारी होती है जिसे राशा की बीमारी कहते हैं। इस तरह हाथ कांपते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके हाथ कांपते हैं। बल्कि मेरे वालिद साहब जो थे आखिर एज में, उनको भी ये बीमारी हो गई थी राशे की, और उनका जिस्म भी कांपता है। पहले ये हाथ कांपते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। और ये एक कॉमन किस्म की बीमारी है। ये बीमारी बहुत सारे लोगों को लगी, बल्कि दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो ओल्ड एज में इस बीमारी का शिकार ना हुआ। को 1 या 2% लोग होते हैं जो इससे बचे होते हैं, बाकी सब लोगों को ये बीमारी लग जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। कि मसलन अगर एक शख्स को 70 साल की उम्र में होनी है या 80 साल की उम्र में होनी है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको 30, 40, 50 साल की उम्र में हो जाती है। जो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि आपने गिलास पकड़ा हुआ है तो गिलास जो है ना वो इस तरह लर्ज रहा है। आपने चाय उठाई हुई तो कप इस तरह हिल रहा है, या आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो इस तरह हिल रहा है, जिस्म आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो बहुत सारे मशाहिर भी इसके अंदर थे इस बीमारी का शिकार। जो सबसे बड़े जो जिसको कहा जा सकता है, जिसको केस स्टडी के तौर पे पेश किया जाता है, वो मोहम्मद अली कले थे। जो बॉक्सर थे, बड़े मशहूर बॉक्सर थे, अमेरिकन थे। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, मुसलमान हो गए थे, जिसके बाद उनका नाम मोहम्मद अली कले हो गया। और अगर आप लॉस एंजल्स जाएँ जहाँ पे हॉलीवुड है, तो हॉलीवुड में जाएं तो वहाँ वाक ऑफ फेम है, एक सड़क है जिसके दोनों फुटपाथ्स हैं। और फुटपाथ के ऊपर नीचे जो है ना बड़े बड़े मशाहिर, बड़े एक्टर और बड़े गुलकार, और उसके साथ साथ जो बड़े साइंटिस्ट, फिर बड़े जो म्यूजिशियन, फिर बड़े राइटर्स, फिर बड़े शायर, उन सब के नाम लिखे हुए हैं नीचे। बल्कि तख्तियाँ लगी हुई हैं, तो लोग उनके ऊपर से गुजरते हैं। उसे वाक ऑफ फेम कहते हैं। उस गली में सिर्फ एक शख्स, ऐसा वाहिद शख्स है जिसका नाम सड़क के ऊपर नहीं है, वो दीवार के ऊपर है। वो है मोहम्मद अली कले। क्योंकि जब हॉलीवुड ने कहा था कि आपकी तख्ती हमने लगानी है, क्योंकि उससे पहले इजाज़त ली जाती है उससे, मशाहिर से या उस आदमी से जो नोटेबल है। तो जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जो नाम है वो है मोहम्मद अली। तो इसमें मोहब्बत भी आता है और अली भी आता है, और मैं नहीं चाहता कि ये नाम दोनों जो हैं वो ज़मीन के ऊपर लिखे जाएं। लिहाजा आपने अगर तख्ती मेरी लगानी है तो दीवार के ऊपर लगानी है। और मुझे वहाँ मौका मिला कि मोहम्मद अली कले के नाम की जो तख्ती है वो दीवार के ऊपर देखूँ, और मैं उसके नीचे बैठा रहा। तो वो वाहिद एक नाम है उस पूरी सड़क के दोनों साइड पे, फुटपाथों पे, जो फुटपाथ ये सड़क के ऊपर नहीं है बल्कि वो दीवार के ऊपर लगा हुआ है। तो मोहम्मद अली साहब जो पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर वो बॉक्सिंग करते रहे और बड़ी तगड़े बॉक्सर थे वो। तो आखिर में उन्हें भी राशिया की बीमारी हो गई, तो उनका जिस्म पूरा कामता था और बिलखसूस हाथ कामता था। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस जो बड़ी तजवीज़ की गई, वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्हें नोट की गड्डियाँ दी जाती थी, नोटों की, और उन्हें कहा जाता था कि सारा दिन आपने गिनना है। तो फ्रेश नोट जो होते थे वो उनको गिनने की कोशिश करते थी। उनकी प्रैक्टिस थी, ये उनकी मश्क थी, ये उनकी एक्सरसाइज थी। तो जो राशे के मरीज़ होते हैं उनको इस टाइप की एक्सरसाइज दी जाती है कि आप नोट गिनें, या कागज़ एक से दूसरा जो उन दूसरे से अलग करें, या फिर टेप रिकॉर्डर्स। ये बड़े पुराने ज़माने में जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे, तो आपके पास जो टेप रिकॉर्डर है उसके बटन्स वगैरह दबाएं। और आज के दौर में रिमोट कंट्रोल दिया जाता है कि रिमोट कंट्रोल के बटन जो, जब आप सही रिमोट कंट्रोल का बटन आप दबा लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी उंगलियां अब ठीक काम करना शुरू होगी, नहीं तो आपका दूसरा दब जाता है बटन। तो उनको भी बीमारी थी। इस बीमारी को वैसे पार्किंसंस कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसे लिखा पार्किंसन चाहता है, और बहुत सारे लोग इसको पार्किंसंस भी कहते हैं। मैं खुद पार्किंसंस कहता हूँ अक्सर, लेकिन ये बीमारी असल में पार्किंसन है, और इसके अंदर साइलेंट है। अब सवाल ये है कि हर शख्स को ही हो जाती है ओल्ड एज में, लेकिन अगर आपको जल्दी हो गई है तो इसका इलाज है, और ये काबिल इलाज बीमारी है, और ये भी फूड के साथ इसका इलाज है। आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से, अगर आपके हाथ में राशा है, आपको लिखते हुए प्रॉब्लम हो रहा है, या आप देखते हैं कि हैंड राइटिंग आपकी डिस्टर्ब हो रही है, या आपको सिग्नेचर करते हुए प्रॉब्लम हो रहा है, साइंस आपके ख़राब हो रहे हैं, तो आपको अभी से एहतियात करनी चाहिए। अब ये एहतियात क्या है, गुरु आपको बताएगा। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये छोटे छोटे टोटके हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने आप को इस बीमारी से बचा लेते हैं। क्योंकि अगर ये हो जाए तो फिर ये बड़ी खौफनाक है, फिर आपकी ज़ुबान भी आपके कंट्रोल से निकल जाती है। तो इस वक्त चौधरी शुजा साहब जो हैं वो बेसिकली इसी बीमारी का शिकार है। तो आप देख लें उनका पूरा जिस्म जो आहिस्ता आहिस्ता मफलूज हो गया। तो और भी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े नामवर वकला हैं। अगर आप देखेंगे, हमारे एक वकील दोस्त हैं, बुज़ुर्ग दोस्त हैं, और वो सियासतदान भी, बड़े तगड़े सियासतदान हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने दूसरा हाथ पकड़ा होता है इस तरह। उसकी वजह यह है कि अगर वो ग्रिप ना करें तो उनके हाथों में जो लर्जा है वो पूरी कौम को या पूरी दुनिया को नज़र आ जाए। तो वो इस तरह करते हैं हमेशा, इस तरह, ताकि उनका जो राशा है वो नज़र ना आए। तो राशा को बहुत ज़्यादा खौफनाक बीमारी नहीं है। अगर आप आज से एहतियात करें,
अगर आज से फूड को चेंज कर लें, अगर आज से कुछ फूड्स आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और अगर आप आज से एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो आप इस खौफनाक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं गुरु आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। जी सर, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो राशा, लर्जा या पार्किंसन है, ये आम तौर पे न्यूरोटिक जनरेशन है। ये आपके आबाओ अजदाद से चलती है। हो सकता है दादा को हो, परदादा को हो और फिर आके आ जाए। इसके जीन्स ट्रैवल करते हैं। अब इसमें होता यह है कि जब आप उसको माहौल दे देते हैं, जैसे हमारे जीन्स के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको माहौल देते हैं तो फिर वो 4,500 बीमारियां हम लेके पैदा होते हैं। ऐसे ही है। तो उनको फिर माहौल मिलता है, वो डेवलप हो जाती हैं और फिर कोई भी बीमारी जेनेटिक नहीं है उस हवाले से। असल में आपका जो फूड पैटर्न और लाइफस्टाइल है वो किसी भी बीमारी को पैदा कर देता है। एक घर में 4 बच्चे होते हैं और उसमें किसी को एक बीमारी लग जाती है, बाकी 3 को नहीं लगती, तो उसका लाइफस्टाइल होता है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं ये ज़्यादा शिकार होते हैं और उसमें होता ये है कि जब आम तौर पे जो शुगर है ये जमा हो जाती है हमारे जोड़ों के अंदर, और जोड़ों की जो दर्द का मसला है वो शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। इसी तरह जब शुगर जो है या ग्लूकोज है आपके ब्रेन में जमा होता है, और ब्रेन के अंदर जैसे आपकी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जब इन न्यूरॉन को डैमेज करता है तो दिमाग के अंदर बाएं तरफ एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं सब्सटेंशिया निग्रा। ये छोटा सा एक ग्लैंड है जिसके अंदर से डोपामीन रिलीज होती है। अब जैसे जैसे आपके और ये हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स की मूवमेंट है, जिससे आपके हाथ हैं या बाकी जिस्म है या बैलेंस है, इसको मेंटेन रखता है। और जैसे ये न्यूरॉन डैमेज होना शुरू होते हैं तो फिर उसका असर ये होता है कि सबसे पहले हाथों के ऊपर आता है और हाथों के अंदर कपकपा लग जाता है, राशा आ जाता है, लर्जा आ जाता है। तो आप कोई चीज़ लिख नहीं सकते, आप कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते। इसी तरह से हाथ कभी अकड़ जाते हैं, यकदम अकड़ जाते हैं, सीधे नहीं होते। ये कैफियत होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, और जब ये शिद्दत इख्तियार कर देती हैं ये लाइलाज भी, फिर डॉक्टर इसको जदीद मेडिकल साइंस में इसको फिर कहते हैं कि ये लाइलाज है। तो शुगर के मरीज़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि वो इसका लाजमन शिकार हो जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, बल्कि बाद का प्री मेच्योर लेवल पे भी ये इसका शिकार हो जाते हैं। और इसमें फिर बोलने में भी तकलीफ़ होती है, ज़ुबान का जो हरकत है वो प्रॉपर नहीं होती। आप बोलना कुछ चाहते हैं, आवाज़ें कुछ और किस्म की निकलती हैं। तो इसमें बड़े कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन याद रखिए जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं ये टोटके नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये साइंटिफिक बेस्ड चीज़ें हैं और ये ट्रायल और टेस्टेड चीज़ें होती हैं। इसको आप बड़े इत्मीनान के साथ चेक किया करें। हमारे साथ इस वक्त पूरी टीम है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदिक के एक्सपर्ट भी हैं, हुक्मा भी हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ आपके सामने रख रहे होते हैं तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, मेरी अपनी भी होती है, उन लोगों की भी होती है। फिर हम वो जो डाटा है, जो नॉलेज है, और फिर जो ट्रायल हो चुके होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें होती हैं जिसे लाजमन अगर मुकम्मल नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर असर होता है। तो पहला काम यह है कि इसके लिए एक्सरसाइज, जैसे कि अभी आपको बताया कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज थी, मोहम्मद अली को करवाई जाती थी। इसमें एक योगा की एक्सरसाइज बड़ी ही शानदार है और वो उसे कहते हैं कपाल भातिया। उसमें क्या करते हैं, आप बैठ जाएं, चारों जाने बैठ जाएं और गूगल पे भी आप सर्च कर लें, और उसमें आप अपने नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और तेज़ आप उसको नाक के ज़रिए सांस को बाहर निकालते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका पेट जो है ना ये मूव करेगा, बाकी आप बैठे हुए हैं। तो इससे ये होता है कि ये हमारे जो मसल्स हैं चेहरे के ये एक्टिव हो जाते हैं, और इस एक्सरसाइज से आपका जो पेंक्रियास है, लबलबा है, जो इंसुलिन बनाता है, ये उसकी भी एक्सरसाइज है। योगा के अंदर जो शुगर की 4-5 एक्सरसाइज करवाई जाती हैं उसमें सबसे पहले ये कपालभाति है, यानी सांस लेना और फिर जोर के साथ आपने सांस को बाहर निकालना। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो आपके चेहरे के मसल्स की भी एक्सरसाइज है, वो है ऑयल पुलिंग। यानी कोकोनट ऑयल के साथ आपने सुबह 1 चम्मच लेना है और उसे फिर 10 मिनट अपने मुंह के अंदर कुली की तरह से घुमाना है। इससे आपके सारे फेशियल जो मसल हैं इनकी एक्सरसाइज हो जाती है, और फिर आपका ब्रेन इससे हैप्पी होता है और ब्रेन डोपामीन रिलीज होना शुरू हो जाता है। असल में बीमारी डोपामीन रिलीज नहीं हो रहा होता, तो हमने इसको रिलीज़ करना है। तो कपालभातिया से भी होती है
ऑयल पुलिंग से भी इसके बहुत अच्छा मामला होता है। फिर तीसरा जो काम है, जिन आपके जिस्म के जिस हिस्से पर भी ये राशा मतलब हाथों में आ गया या फिर टांगों में आ गया, तो जो काले तिल हैं उनके तेल, उसका तेल निकलवाएं, खुद निकलवाइए और उसकी वहाँ पे मालिश करें सोते वक्त। याद रखिए, जब तिल आपने खाने हैं तो सफ़ेद तिल खाते हैं, लेकिन जब ऑयल लगाना होता है, तिल के तेल की मालिश करनी होती है, तो फिर काले तिलों का तेल निकाला जाता है। तो ये एक आयुर्वेदा की प्रैक्टिस है। तो आपने काले तिलों का तेल निकाल के, तो जहाँ जहाँ पे आपको फील हो, इसको आपने मालिश करनी है। इसके अलावा इसमें जो बहुत अच्छा काम करता है, चूँकि ये ब्रेन के साथ अटैच है, वो बीमारी अश्वगंधा, जिसे हम असगंड भी कहते हैं, और फिर ब्राह्मी बूटी, ये आप इसका बड़ा आसान है, अश्वगंधा बाज़ार से आपको मिल जाएगा, ब्राह्मी बूटी भी मिल जाती है। ये दोनों ब्रेन के लिए यूनानी तिब में और आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसको हम वज़न लेके पिसवा के रख लें, और इसका आधी चमची से लेके 1 चमची इसकी डोज है। आप पानी में घोल कर आधा कप पानी लीजिए, उसमें घोल लें और खाने के साथ ही इसको पी लेना है। ये आपके ब्रेन को बड़ा एक्टिव कर देती है, डोपामिन रिलीज ज़्यादा होना शुरू होता है, तो बीमारी में काफ़ी ज़्यादा अफाका आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नारियल का जो तेल है, और नारियल का तेल एक्स्ट्रा वर्जन जो सही नारियल से निकला हुआ हो, इसका किसी भी वक्त, दिन के वक्त, कोई भी इसमें टाइमिंग कोई नहीं है। आप 1 कप नीम गर्म पानी और उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच, ये खाने के जो चम्मच है, वो नारियल का तेल जो है वो मिला के आप पी सकते हैं। इससे भी आपको फौरी तौर पर बेहतरीन इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो मसल के अंदर अकड़ाव होता है वो अंदर से ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर नारियल का पानी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। और नारियल का पानी जो है बनाना आप घर में बनाएं। 1 नारियल लें और उसको तकरीबन 20, ये जो नाम खुश्क हो या ताज़ा हो कोई मसला नहीं, उसके 20 हिस्से कर लें, उसको काट के बराबर 20 हिस्सों में तकसीम कर लें। 1 पीस उठाएं, 1 गिलास पानी ग्राइंडर में डालें, इसको ग्राइंड करें, ये नारियल का दूध तैयार हो गया, नारियल का पानी तैयार होगा। इसे आप सुबह खाली पेट पीजिए। यानी नारियल का इसमें बड़ा रोल है। और नारियल का तेल, उसका दूध, उसका पानी मालिश करें या खाने आप उसमें पकाएं, तो ये ब्रेन के ऊपर बहुत ही हेल्दी असर डालता है, डिप्रेशन को दूर करता है, आपके लिवर का बड़ा अच्छा मुहाफ़िज़ है। इसी तरह नारियल का तेल, जिन लोगों का पित्ता निकल चुका है, गाल ब्लैडर रिमूव हो चुका है पथरी की वजह से, उन्हें कोई फैट हजम नहीं होती, वो पराठा खाएं या कुछ खाते हैं तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, नारियल का तेल उनके लिए बेस्ट है, वो इसमें कुकिंग किया करें। हमने ऑर्गेनिकल में बेहतरीन नारियल का इंतखाब करके उसका तेल निकलवाया हुआ है, आप ऑर्गेनिकल से भी मंगवा सकते हैं। फिर इसमें एक और जो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, आपने जब भी खाना है मौसमी फल खाना है, बेमौसमी फल नहीं खाना, पुराने फल नहीं खाने जो आजकल आ रहे हैं टनल के अंदर, नहीं खाने। और 1 फल खाना है आपने, अमरूद खाना है तो 1 खाना है, किन्नू खाना है तो आपने 1 खाना है, सेब खाना तो 1 खाना है। और इसकी एक जो मेजरमेंट है ना कि कितना फल हो, तो आपकी मुट्ठी के अंदर जो फल आ जाए वो आपने खाना है। अनार खाना है तो जितने दाने आपकी मुट्ठी के अंदर आते हैं इतने खा ले। इससे शुगर का लेवल भी नहीं बढ़ता। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आप ज़्यादा फ्रूट खाते हैं और आपका ख्याल है कि ये कोई बड़ी हेल्दी चीज़ है। ज़्यादा फ्रूट खाना या ताज़ा फ्रूट का जूस कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, ये आपके लिवर के ऊपर चर्बी चढ़ा देता है, ये फैटी लिवर कर देता है। तो 1 फल खाया करें। और फिर इसके साथ जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल की सैलड्स हैं। और आजकल सर्दियों के अंदर जो सरसों का साग है और बाथू उसमें डलता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इस बीमारी के अंदर भी और शुगर के मरीज़ों के लिए। इसका साग ज़रूर बनाएं, इसकी चटनी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे खाएं। और एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ जो आम मिलने वाली है वो है आंवला। आजकल आंवले का मौसम है, जिसे औला भी कहते हैं, और इसे आप ले लें, मंडी से मिल जाएगा। और इसको संभाल के रख लें, फ्रीज़ कर लें। 1 आंवला निकालें, 1 गिलास पानी, इसका जूस बनाएं और पी लें दिन में किसी भी वक्त। जब ये 4-5 चीज़ें आप करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में जो डोपामिन रिलीज़ होने का अमल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और उससे हमारे जो मसल्स और नर्व्स, हमारी मूवमेंट का डिसऑर्डर आ जाता है, जिससे वो चीज़ों को पकड़ नहीं सकते, उससे बहुत हद तक अफाका हो जाता है। इसी तरह फिर दालें आप ज़्यादा नहीं खा सकते। मूंगी की दाल या माश की दाल छिलके वाली, उसको सालन के तौर पे आप लीजिए। मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा है,
रिफाइंड मैदा, चीनी या तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा गोश्त भी मरीज़ को नुकसान देता है। तो यखनी आपके लिए बहुत अच्छी है, शोरबे वाला गोश्त बहुत अच्छा है, लेकिन तली हुई कोई चीज़ नहीं खानी। तो आप ये प्रैक्टिस करें, तो अगर कोई ये बीमारी आखिरी स्टेज पर भी जा चुकी है तो उससे भी कोई 50% रिलीफ हो जाता है, दर्द कम हो जाती है जिस्म के अंदर, और बोलना जो लुकनत है वो कम हो जाती है, और हाथों की जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। और अगर आप पहली स्टेज पे ये चीज़ें कर लेंगे तो यकीन जानिए कि आपके 6 माह के अंदर ये बीमारी रिवर्स हो जाती है। इसकी बहुत भी अच्छा। वही सारी चीज़ें हैं जो हमें आमतौर पे बाकी बीमारियों की तरफ ले जाने वाले खाने हैं, वही खाने आपने छोड़ने हैं, और ये छोटी सी तरकीब आप करेंगे तो इंशाल्लाह इस बीमारी से जान छूट जाएगी। अब देखें, जिस तरह फूड पैटर्न है, सिर्फ आपने उस फूड पैटर्न को बदलना है तो उससे आपकी बीमारियों से आपकी जान छूट जाती है। जितनी बीमारियां पैदा होती हैं उन सब का ताल्लुक खाने के साथ है। अगर आप बुरी खुराक खाएंगे तो आपको सारी बीमारियां लग जाएंगी, और अगर आप अपने फूड पैटर्न को बदल लेंगे तो आप हर किस्म की बीमारी से निकल जाएंगे। ये राशा है, ये जो लर्जा है, इससे निकलने का तरीका भी सिर्फ ये है कि आप अपनी फूड तब्दील कर लें। हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जितनी तजवीज़ें हमने आपको दी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस इसको अपने फूड पैटर्न में शामिल कर लें, फिर आप रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। और हम जो जिक्र कर रहे हैं बार बार ओलिव ऑयल का, अगर आपने लेना हो तो ऑर्गेनिक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो हमारा कोकोनट ऑयल है ये भी आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक चीज़ है कि गारंटी है कि चीज़ प्योर होगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमने कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम खुद फूड को बेहतर बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग अपनी फूड को बेहतर बना लें। और इससे भी बेहतर जो है, बजाय इसके कि आप हमें ऑर्डर करें, इससे भी बेहतर ये है कि आप खुद निकलवा लें। खुद निकलवाएंगे तो आपके सामने तो होगा सब कुछ जो कुछ है, बजाय इसके कि बाज़ार की चीज़ें ख़रीदें और ख़रीदने के बाद आप खुद और अपने आप को बीमार कर लें। क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था एक बार कि जो ओलिव ऑयल है जो मार्केट के अंदर मिल रहा है, भाई उसमें तो पानी भी नहीं मिलता और हमें समझ नहीं आती वो बॉटल्स में डाल के वो किस तरह बेच लेते हैं, वो फिजिबल ही नहीं किसी तरीके से भी। बिल्कुल इसी तरह ये जो कोकोनट ऑयल है, मुमकिन ही नहीं है कि आप उस कीमत में उसे मार्केट कर सकें जिस कीमत में मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर केमिकल ही है, फिर वो ऑयल तो नहीं हो सकता। तो बजाय इसके कि आप बाज़ार से ख़रीदें, बेहतर ये है कि आप खुद अपना निकलवा लिया करें, खुद अपनी खुराक को बंदोबस्त कर लिया करें। उससे आपकी और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी।